जब भी हम भारत के विकास की बात करते हैं तो दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? बड़े बड़े शहर, इंडस्ट्रीज, ऊंची ऊंची इमारतें, है ना? पर देश की तरक्की का असली इंजन तो गांव में है। तो चलिए आज इसी इंजन यानी भारत के ग्रामीण विकास की पूरी कहानी को अंदर से समझते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। देखिए, महात्मा गांधी ने भी यही कहा था। उन्होंने बहुत पहले ही ये समझ लिया था कि भारत की असली ताकत उसके गांव ही हैं और देश का भविष्य भी उन्हीं के विकास पर टिका है। अब ये सिर्फ एक फिलॉसफी नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ी जमीनी हकीकत है। आज की तारीख में भी भारत की 2/3 से ज्यादा आबादी, सोचिए 2/3, अपनी रोजी रोटी के लिए सीधे सीधे खेती पर ही डिपेंडेंट है। ये नंबर अपने आप में बताता है कि ग्रामीण भारत हमारे लिए कितना जरूरी है। तो चलिए भारत की इसी ग्रामीण धड़कन को और करीब से महसूस करते हैं और समझते हैं कि असली चुनौतियां क्या है। और यहीं पर एक चौंकाने वाली बात सामने आती है। देखिए, एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि इतनी बड़ी आबादी खेती पर निर्भर है, वो हमारी इकोनॉमी की रीढ़ है, लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं में से 1/4 लोग यानी 25% आज भी बहुत ज्यादा गरीबी में जी रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये गैप क्यों है? चलिए इसके पीछे के कुछ बड़े कारणों पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहली और शायद सबसे बड़ी मुश्किल है पैसा, यानी कर्ज, या जिसे हम क्रेडिट कहते हैं। सोचिए, एक किसान को बीज खरीदने हैं, खाद लेनी है, फिर फसल को बाजार तक ले जाना है। हर स्टेप पर पैसा लगता है और बस यहीं से असली चैलेंज शुरू हो जाता है। पुराने जमाने में, खासकर आजादी के वक्त, छोटे किसान बेचारे साहूकारों के चंगुल में फंसे रहते थे। ये साहूकार क्या करते थे? बहुत ज्यादा ब्याज लगाते थे, खातों में हेराफेरी करते थे और किसानों को एक ऐसे कर्ज के जाल में फंसा लेते थे जिससे बाहर निकलना लगभग नामुमकिन था। अच्छा, तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए धीरे धीरे कई बड़े कदम उठाए गए। 1969 में पहली बार बैंकिंग सिस्टम को गांव तक पहुंचाने की कोशिश हुई। फिर 1982 में नाबार्ड नाम की एक बड़ी संस्था बनाई गई और आज के दौर में जमीनी लेवल पर सेल्फ हेल्प ग्रुप्स यानी SHG एक तरह की क्रांति ही ला रहे हैं। अब ये नाबार्ड है क्या? आसान भाषा में समझें तो ये एक तरह की सुपरवाइजर बॉडी है। इसका काम है गांव में पैसा पहुंचाने वाले सभी इंस्टीट्यूशंस जैसे बैंक हो गए, कोऑपरेटिव सोसाइटीज हो गईं, उन सब के काम को कोऑर्डिनेट करना, उन पे नजर रखना और उन्हें सही डायरेक्शन देना। लेकिन असली गेम चेंजर तो जमीनी स्तर पर ये स्वयं सहायता समूह यानी SHG ही साबित हुए। इनका मॉडल इतना सिंपल और इतना पावरफुल है। होता क्या है कि कुछ लोग, और इनमें ज्यादातर महिलाएं होती हैं, वो सब मिलकर अपनी छोटी छोटी बचत एक जगह जमा करते हैं और फिर जब ग्रुप के किसी मेंबर को जरूरत पड़ती है तो उसी जमा पैसे से उसे कम ब्याज पर लोन दे दिया जाता है। और जरा इस सिंपल से मॉडल का इम्पैक्ट देखिए। 2019 तक करीब 6 करोड़ महिलाएं 54 लाख ऐसे ग्रुप्स का हिस्सा बन चुकी थी। इससे ना सिर्फ उनकी पैसे की जरूरतें पूरी हुईं, बल्कि इसने उन्हें आत्मनिर्भर बनाया, उन्हें एम्पावर किया। यह है फाइनेंशियल इंक्लूजन का मतलब, सभी को बैंकिंग से जोड़ने का एक जबरदस्त एग्जाम्पल। चलिए, कर्ज की समस्या तो कुछ हद तक सुलझ गई। किसान ने फसल भी उगा ली, लेकिन अब कहानी का अगला पड़ाव आता है और ये चुनौती है अपनी मेहनत की कमाई का, अपनी उपज का सही दाम कैसे मिले। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सरकार ने बनाए रेगुलेटेड मार्केट्स यानी कि मंडियां। ये बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइज्ड जगह है जहां किसान अपनी फसल बेच सकते हैं और यहां सब कुछ नियमों के तहत होता है ताकि किसानों के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो पाए। तो फर्क क्या पड़ा? देखिए, पहले क्या होता था? तौल में गड़बड़ी, हिसाब किताब में हेराफेरी, कम दाम पर फसल बेचने का दबाव। लेकिन इस नए सिस्टम में क्या आया? रेगुलेटेड बाजार आए, फसल रखने के लिए गोदाम बने, कोऑपरेटिव मार्केटिंग शुरू हुई और MSP जैसी पॉलिसीज लाई गई। तो मोटे तौर पर सुधार के ये 4 मेन पिलर्स थे। पहला, बाजारों को रेगुलेट करना। दूसरा, अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे सड़कें और गोदाम बनाना। तीसरा, कोऑपरेटिव मार्केटिंग को बढ़ावा देना। और चौथा, MSP यानी मिनिमम सपोर्ट प्राइस जैसी पॉलिसीज लाना, जिससे किसानों को एक बेसिक प्राइस की गारंटी मिल सके। और कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अब तो और भी नए नए तरीके आ रहे हैं, जैसे अपनी मंडी और रायथू बाजार। ये ऐसे मार्केट्स हैं जहां किसान बीच के बिचौलियों को हटाकर डायरेक्ट कस्टमर्स को अपना सामान बेच सकते हैं। अब जरा सोचिए, इससे उनकी इनकम में कितना सीधा फायदा होता होगा। तो हमने कर्ज की बात कर ली, बाजार की बात कर ली, लेकिन एक और बहुत बड़ी चुनौती है। वो है सिर्फ एक ही फसल पर डिपेंडेंट रहना। ये हमेशा से ही एक बहुत रिस्की काम रहा है।
मतलब जरा सोच कर देखिए, अगर किसी साल मॉनसून अच्छा नहीं रहा या फसल में कोई बीमारी लग गई तो क्या होगा? किसान तो बर्बाद हो जाएगा। इसी सवाल का जवाब है डाइवर्सिफिकेशन, यानी खेती के साथ साथ दूसरे काम भी करना। डाइवर्सिफिकेशन का सीधा सा मतलब है कि अपनी इनकम के लिए सिर्फ खेती पर निर्भर ना रहना, उससे जुड़े दूसरे काम भी करना। जैसे जो किसान गन्ना उगाते हैं वो साथ में गुड़ भी बना सकते हैं। इससे उन्हें एक एक्स्ट्रा इनकम का जरिया मिल जाता है। और इसमें पशुपालन यानी एनिमल हस्बेंड्री एक बहुत बड़ा सेक्टर है। जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है, भारत का लाइवस्टॉक सेक्टर कितना डाइवर्स है, जिसमें सबसे बड़ा हिस्सा पोल्ट्री का है। और आपको पता है, ये सेक्टर अकेले ही 7 करोड़ से ज्यादा छोटे किसानों के लिए इनकम का एक बड़ा सोर्स है। एक और इंटरेस्टिंग आंकड़ा देखिए, हॉर्टिकल्चर यानी फल, सब्जियां, फूल वगैरह उगाने का सेक्टर, यह अब अकेले भारत की जीडीपी में 6% का योगदान दे रहा है। ये दिखाता है कि गेहूं, चावल जैसी पारंपरिक फसलों से थोड़ा हटकर सोचने से कितना बड़ा फायदा हो सकता है। तो अब इनकम बढ़ाने के कई नए रास्ते खुल रहे हैं। मछली पालन है, हॉर्टिकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, ये सब तो हैं ही, पर अब तो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी भी गांव में रोजगार के बिल्कुल नए और मॉडर्न मौके बना रहा है। तो ये सारे सुधार अपनी जगह हैं, पर अब सवाल आता है भविष्य का। ये जो डेवलपमेंट हो रहा है, इसे हम सस्टेनेबल कैसे बना सकते हैं? मतलब लंबे समय तक कैसे कायम रख सकते हैं? पिछले कुछ सालों में एक नई सोच सामने आई है। अब लोग ये समझ रहे हैं कि केमिकल फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स जो हैं वो हमारी ज़मीन और हमारी सेहत दोनों के लिए बहुत नुकसानदेह हैं। और इसी के चलते अब ऑर्गेनिक फार्मिंग यानी जैविक खेती पर जोर बढ़ रहा है। तो आखिर में हम इस सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या ऑर्गेनिक फार्मिंग जैसी सस्टेनेबल प्रैक्टिस न सिर्फ ग्रामीण भारत का भविष्य सुरक्षित कर सकती हैं, बल्कि हम सब के लिए, हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए एक हेल्दी भविष्य भी बना सकती हैं? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचने की जरूरत है।